नमस्कार और न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं ब्लास्ट खबरों के साथ। लालू और पवार की मुलाकात के सियासी मायने। तो लालू और परिवार की मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? एक तीर से आज भी कई निशाने साधने में माहिर लालू हैं। विपक्ष की सियासत को धार देने के लिए शुरू किया मुलाकातों का दौर और पहले मुलायम, अखिलेश और पवार की सेहत का हवाला देकर मुलाकात की है। लालू के आए बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। चिराग और तेजस्वी ने गठबंधन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चिराग और तेजस्वी में गठबंधन हो जाए। कहा कि हमारे लिए आज भी एलजेपी के नेता चिराग ही हैं। हालांकि चिराग ने दोनों नेताओं से गठबंधन से किया है इनकार। जो चिराग हैं वो दोनों नेताओं से गठबंधन से इनकार करते हैं। लेकिन लालू और पवार की मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? एक तीर से आज भी कई निशाने साधने में माहिर हैं लालू। विपक्ष की सियासत को धार देने के लिए शुरू किया है मुलाकातों का दौर। पहले मुलायम, अखिलेश और अब पवार की सेहत का हवाला देके मुलाकात की है। लालू के आए बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। चिराग और तेजस्वी में गठबंधन देखना चाहते हैं लालू और उन्होंने कहा कि हमारे लिए आज भी एलजेपी के नेता चिराग ही हैं। हालांकि चिराग ने दोनों नेताओं से गठबंधन से इनकार कर दिया है। संन्यास पर बाबुल सुप्रियो के यू टर्न की इनसाइड स्टोरी। तो संन्यास पर बाबुल सुप्रियो के यू टर्न की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद उनका मन बदल गया है, क्योंकि बंगाल में भाजपा नहीं चाहती लोकसभा सीट पर उपचुनाव। भाजपा राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों की संख्या पर कंट्रोल चाहती है और तभी बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने वाले दोनों सांसदों ने नहीं दिया इस्तीफा। तो ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां निशीथ प्रामाणिक और जगन्नाथ ने विधानसभा की जीती हुई सीटें छोड़ी हैं। इधर तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के राज्यसभा सांसदों विधायक रहने के लिए उन्होंने सीट छोड़ी है और भाजपा बंगाल में लोकसभा सीट का नहीं लेना चाहती कोई जोखिम। तो बंगाल में जो है भाजपा नहीं चाहती है सीट का कोई जोखिम लेना। और संन्यास पर ये बाबुल सुप्रियो की यू टर्न की इनसाइड स्टोरी आपको बता रही हैं, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद मन बदला है, क्योंकि बंगाल में भाजपा नहीं चाहती है कि लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो। भाजपा राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों की संख्या पर कंट्रोल चाहती है और तभी बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने वाले दोनों सांसदों ने भी नहीं दिया इस्तीफा। निशीथ प्रामाणिक और जगन्नाथ ने विधानसभा की जीती हुई सीटें छोड़ी। इधर तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के राज्यसभा सांसदों विधायक रहने के लिए उन्होंने सीट छोड़ी और भाजपा बंगाल में लोकसभा सीट का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। क्षेत्रीय अभिनेताओं को लेकर भाजपा की सियासत। भाजपा हिंदी फिल्में ही नहीं, अन्य भाषा के अभिनेताओं पर भी दांव लगा रही है। मलयालम से लेकर तेलुगु, बांग्ला तक के अभिनेताओं को भाजपा ज्वाइन कर रही है। लेकिन भाजपा की ये सियासत शायद अभी नहीं परवान चढ़ रही है, क्योंकि भाजपा के विरोध के बावजूद पेगासस प्रकरण में शशि थरूर को मिला है साथ और भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी वहां पहुंच गए। उधर तमिल के सुपरस्टार रजनीकांत, तेलुगु के सुपरस्टार पवन कल्याण नहीं जुड़ पाए हैं। इधर बंगाल के बाबुल सुप्रियो की राजनीति ने भी भाजपा को चौंका दिया है। हरियाणवी कलाकार सोनाली फोगाट को भाजपा ने मौका दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और भाजपा में केवल भोजपुरी फिल्मों के सितारे ही सफलता की सूची में आ रहे हैं नजर, क्योंकि अभिनेताओं को मौका भाजपा दे रही है, लेकिन देखा जाए तो भोजपुरी जो अभिनेता हैं वही सफल हो रहे हैं। क्षेत्रीय अभिनेताओं को लेकर भाजपा की जो सियासत है वो आपको हम समझा रहे हैं। भाजपा हिंदी फिल्में ही नहीं, अन्य भाषा के अभिनेताओं पर भी दांव लगा रही है। मलयालम से लेकर तेलुगु, बांग्ला तक के अभिनेताओं को भाजपा ज्वाइन कर रही है। लेकिन भाजपा की ये सियासत शायद अभी परवान नहीं चढ़ रही है, क्योंकि भाजपा के विरोध के बावजूद पेगासस प्रकरण में शशि थरूर को साथ मिल गया है। शशि थरूर को साथ मिला है और भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी वहां पहुंच गए। उधर तमिल के सुपरस्टार रजनीकांत, तेलुगु के सुपरस्टार पवन कल्याण नहीं जुड़ पाए हैं।
तो इधर बंगाल के बाबुल सुप्रियो की राजनीति ने भी भाजपा को चौंका दिया है। हरियाणवी कलाकार सोनाली फोगाट का जो भाजपा को उन्होंने ज्वाइन करवाया था, मौका दिया था, उसके बाद सोनाली जो है वो सफल भी नहीं हो पाई। सपा को मुख्यधारा के विपक्षी खेमे में लाने के प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि सपा को मुख्यधारा के विपक्षी खेमे में लाने के ये प्रयास, क्योंकि बाकी पार्टियों की तरह अभी अखिलेश गठबंधन में नहीं है। ऐसे में लालू की मुलायम अखिलेश से जो मुलाकात है वो किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा, शायद लालू का मकसद कांग्रेस की जो के प्रति सपा की जो नाराजगी है उसको दूर करना है। पवार, रामगोपाल, अखिलेश प्रसाद पिछले दिनों इसी मकसद से लालू आवास पर गए थे। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस के बारे में लालू को अवगत कराया था। पवार की लालू से हुई मुलाकात के बाद ही लालू ने मुलायम अखिलेश से मीटिंग की थी और फिलहाल यूपी में अखिलेश केवल छोटी पार्टियों से ही गठबंधन कर रहे हैं और बिना सपा मुख्यधारा का विपक्षी गठबंधन अधूरा है। तो सपा का जो है मुख्यधारा में आना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना गठबंधन जो है वो अधूरा है। सपा को मुख्यधारा के विपक्षी खेमे में लाने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों की तरह अभी अखिलेश गठबंधन में नहीं है। ऐसे में लालू की मुलायम अखिलेश से मुलाकात किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकता है और शायद लालू का मकसद कांग्रेस के प्रति सपा की नाराजगी दूर करना ही है। पवार, रामगोपाल, अखिलेश प्रसाद पिछले दिनों इसी मकसद से लालू आवास पर गए थे। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस के बारे में लालू को अवगत भी कराया था। पवार की लालू से मुलाकात के बाद ही लालू ने मुलायम अखिलेश से मीटिंग की थी और फिलहाल यूपी में अखिलेश केवल छोटी पार्टियों से ही गठबंधन कर रहे हैं और बिना सपा मुख्यधारा का विपक्षी गठबंधन अधूरा ही है। क्या विपक्ष में राहुल जगा पाएंगे विश्वास? तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे, क्योंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल की मीटिंग्स के मायने बहुत निकलते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति को उधार दे रहे हैं। ऐसा कर राहुल विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं और इधर पवार, ममता की सक्रियता ने कांग्रेस थिंक टैंक को चिंतित कर दिया है। वहीं सदन के अंदर और बाहर डीएमके, टीएमसी नेताओं की ज्यादा चर्चा होती है। वैसे दीदी के दिल्ली प्रवास से ही कांग्रेस की नींद खुल गई है और अब राहुल सक्रिय हो गए हैं, लेकिन 13 अगस्त को जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो क्या ममता की तर्ज पर राहुल भी राज्यों की यात्रा कर विपक्षी नेताओं से मिलेंगे और आगामी 5 राज्यों के रिजल्ट विपक्ष की एकता का भविष्य तय कर देंगे? क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्या कुछ होगा वो तय कर देगा विपक्ष किस तरह से रहने वाला है। लेकिन फिलहाल सवाल ये कि क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल के मीटिंग्स के बहुत से मायने हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति को वो धार दे रहे हैं और ऐसा कर राहुल विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। इधर पवार, ममता की सक्रियता ने कांग्रेस थिंक टैंक को चिंतित कर दिया है। वहीं सदन के अंदर और बाहर डीएमके, टीएमसी नेताओं की ज्यादा चर्चा होती है। वैसे दिल्ली के प्रवास से जो दीदी का प्रवास रहा, ममता बनर्जी का जो प्रवास रहा, उसमें कांग्रेस की नींद खुली और राहुल अब सक्रिय हो गए हैं। लेकिन 13 अगस्त को जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो क्या ममता की तर्ज पर राहुल भी राज्यों की यात्रा कर विपक्षी नेताओं से मिलेंगे और आगामी 5 राज्यों के रिजल्ट विपक्ष की एकता का भविष्य तय कर देंगे? तो क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे? अब क्योंकि जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान जो सक्रिय हुए हैं राहुल गांधी, जिस तरह साइकिल पर संसद में आते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं विपक्ष को, सभी दलों को बुलाते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल जो है अब सक्रिय हो गए हैं और अब विपक्ष को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
क्या ये विश्वास बन पाएगा? क्या राहुल जो हैं वो विश्वास विपक्ष में एकजुट करने का बना पाएंगे? क्योंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल की मीटिंग्स के मायने बहुत हैं, मीटिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट पर सभी को बुलाते हैं, इन मीटिंग्स के मायने बहुत हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति को वो धार दे रहे हैं। ऐसा कर राहुल विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने का भी प्रयास कर रहे हैं। वो एक कोशिश कि वो सर्वमान्य नेता बन जाए, क्योंकि जिस तरह से दीदी जो है ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली आई और बातचीत हुई, उसके बाद कांग्रेस जो है राहुल गांधी जो है वो सक्रिय हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा ने 86.65 मीटर दूर भाला फेंका और पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा रहे पहले स्थान पर। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम भी फाइनल राउंड में पहुंचे। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों खिलाड़ी अपने अपने ग्रुप में टॉप पर रहे। अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेलेंगे। तो 7 अगस्त को ये फाइनल मुकाबला होगा और उसमें क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त आपको टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक खबर बता रहे हैं, जहां जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया है और ओलंपिक के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने 86.65 मीटर दूर भाला फेंका। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर रहे। पाकिस्तान के अरशद नदीम पहुंचे हैं फाइनल राउंड में। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों खिलाड़ी अपने अपने ग्रुप में टॉप पर रहे हैं। अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा और उसमें क्या होगा ये देखना होगा। आज मैदान पर देश की बेटियां, जी हां, आज मैदान पर देश की बेटियां नजर आएंगी। महिला हॉकी टीम से स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। टोक्यो में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल होगा। दोपहर 3:30 बजे दूसरे नंबर की अर्जेंटीना से ये मुकाबला होगा। 10वें नंबर की भारतीय टीम का हौसला बुलंदी पर है। क्वार्टर फाइनल में नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुकी है। तो ये जब ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी तब ही से एक्साइटमेंट पूरे लोगों में, भारतीयों में बरकरार है और एक बार फिर आज मैदान पर देश की बेटियां उतरेंगी। महिला हॉकी टीम से स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। टोक्यो में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल है। दोपहर 3:30 बजे दूसरे नंबर की अर्जेंटीना से मुकाबला होना है। 10वें नंबर की भारतीय टीम का हौसला बुलंदी पर है। क्वार्टर फाइनल में नंबर 1 की टीम ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुकी है, जिसके बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज आज नॉटिंघम में दोपहर 3:30 बजे से सीरीज का पहला मुकाबला है। चोट से जूझ रही भारतीय टीम के लिए अंतिम एकादश चुनना बड़ी चुनौती है। मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान चोटिल हैं, तो वहीं रोहित के साथ केएल राहुल, ईश्वरन में से कोई एक कर सकता है ओपनिंग। लेकिन चेतेश्वर पुजारा और अंजिक्य रहाणे का प्रदर्शन चिंताजनक है। 2007 की बात करें तो 2007 के बाद से भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत का इंतजार है। दूसरी ओर प्रमुख ऑलराउंडर ब्रेन स्टोक्स के बिना उतरेगी इंग्लैंड में। दोनों के बीच अब तक खेले जा चुके हैं 126 टेस्ट। इंग्लैंड ने 48, भारत ने 29 मैच जीते हैं और 49 मुकाबले ड्रॉ हो चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। केशवरायपाटन में दीवार ढहने का मामला, 5 लोगों के निकाले जा चुके हैं शव। दिल दहला देने वाली ये घटना है। कस्बे में शोक की लहर है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी शिवराज मीणा ने जायजा लिया है। स्थानीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल पहुंची हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केशवरायपाटन के, जहां पर दीवार ढहने का मामला सामने आया है और इस दौरान 5 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। ये पूरा मामला दिल दहला देने वाला। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी शिवराज मीणा ने जायजा लिया है। स्थानीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी
पहुंची हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पहुंच गए, क्योंकि दुख बहुत होता है, परिवार के लोग जाते हैं या आसपास भी जाते हैं, इस तरह की तस्वीरें। लेकिन अब ये दीवार ढही कैसे है? क्या बारिश की वजह से, मिट्टी ढहने की वजह से इस तरह की घटना हुई है? कैसे ये दीवार ढही? और क्योंकि 5 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं, क्या इसके अलावा भी यहाँ पर लोग हैं? ये पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि कलेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे और साथ ही साथ एसपी भी पहुँचे और उन्होंने जायज़ा लिया इस जगह का कि कैसी ये दीवार है, क्या वजह रही, किस वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन जो आसपास लोग हैं वो गहरे सदमे में हैं, क्योंकि इस तरह दीवार ढहने की वजह से जो हादसा हुआ है उससे लोगों के मन में एक डर, एक भय बैठ जाता है। और वो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें भी देख सकते हैं कि किस तरह इकट्ठे हो गए हैं, डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं। लेकिन ये पूरा हादसा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि जेसीबी भी यहाँ पर पहुँच गई है, उससे मिट्टी को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। लेकिन अभी तक 5 लोगों के शव जो हैं निकाले जा चुके हैं। अब क्या ये एक ही परिवार के शव हैं, क्या और भी लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, क्या और लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, और किस तरह की हानि हुई है, किस तरह की हताहत, ये देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये घटना जो दहला देती है, इस तरह की घटना जहाँ दीवार ढहने से अब जो लोग हैं, 5 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी क्या और लोग यहाँ पर हैं, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल जो है कलेक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं, साथ ही साथ एसपी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जायज़ा इस जगह का लिया जा रहा है, क्योंकि आसपास भी रिहायशी इलाका है, आसपास मकान यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो दीवार ढही है, क्या उससे लगा हुआ भी कोई मकान है, क्या ये भी कच्चा है? और अगर बारिश की वजह से ऐसा है तो और जगह इस तरह की परेशानी ना हो, इसका जायज़ा लेने के लिए कलेक्टर और एसपी पहुँचे हुए हैं। धौलपुर में चंबल का रौद्र रूप, खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी, 143 मीटर पर चल रहा चंबल का गेज। तो ये आपको बता रहे हैं खबर, जहां धौलपुर में चंबल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर है, बह रही है चंबल नदी 143 मीटर पर और चल रहा है चंबल का गेज। 130.79 मीटर है खतरे का निशान। चंबल नदी पर स्थित NH3 का पुराना पुल भी, जो पुल है वो डूब गया है और दर्जन भर जो गांव हैं उनसे संपर्क भी कट गया है। शमशान घाट के अंदर तक पानी आ चुका है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। करौली के पांचना बांध से 3 गेट खोलकर जल निकासी जारी है। रात को जल स्तर बढ़ने पर खोले गए थे बांध के 3 गेट। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां करौली के पांचना बांध से 3 गेट खोलकर जल निकासी जारी है और रात को जल स्तर बढ़ने पर खोले गए थे बांध के 3 गेट। बांध से 1700 क्यूसेक की जा रही है जल निकासी। पांचना बांध का जल स्तर 257.55 मीटर है। बांध की कुल भराव क्षमता है 258.60 मीटर और सिंचाई विभाग के एक्सीएन सुशील गुप्ता इस पर नजर बनाए हुए हैं। पर्यटन निगम की अहम बैठक आज है। आज दोपहर 3 बजे एमडी निकिया गोहेन लेंगे बैठक। आय में वृद्धि, लीकर खरीद, राजस्व की स्थिति, आवास, बार, कैटरिंग, यातायात शाखा, पैकेज टूर्स और कार्य अनुभाग के कार्य और अन्य बिंदुओं पर यह चर्चा होनी है। सभी अनुभाग अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। CMIS बजट घोषणा, मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश, पूर्व में जारी बैठक कार्रवाई, विवरण के अनुपालन रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। तो ये बैठक होगी और ये बैठक दोपहर 3 बजे एमडी निकिया गोहेन बैठक लेंगे, जिसमें आय में वृद्धि, लीकर खरीद, राजस्व की स्थिति, आवास, बार और कैटरिंग, यातायात शाखा, पैकेज टूर्स, कार्य अनुभाग के कार्य और अन्य बिंदुओं पर चर्चा होनी है। सभी अनुभाग अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और CMIS बजट घोषणा, मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश, पूर्व में जारी बैठक कार्रवाई, विवरण के अनुपालन रिपोर्ट पर चर्चा होनी है।
केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से जुड़ी ये खबर है। केवी में दाखिले के लिए सांसदों के अलावा सभी के कोटे खत्म कर दिए गए हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जहां केवी में दाखिले के लिए सांसदों के अलावा सभी के कोटे खत्म कर दिए गए हैं। सिर्फ सांसद ही 10 बच्चों को दिला सकेंगे प्रवेश। राज्यसभा सांसदों को भी ये छूट होगी। पहले सांसदों के कोटे से 6 बच्चों का ही दाखिला हो पाता था, लेकिन साल 2016-17 में इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भारी भरकम कोटा भी छीन लिया गया। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक सत्र में दिला सकते थे 450 बच्चों को प्रवेश। रेलवे ने तैयार किए 3rd AC के नए कोच। अब 72 की बजाय 83 सीट होंगी कोच में। तो रेलवे ने 3rd AC के नए कोच तैयार किए हैं और अब 72 की बजाय 83 सीट होंगी कोच में। दिव्यांग फ्रेंडली होंगे ये ट्रेन में, टॉयलेट दिव्यांग फ्रेंडली होंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार हो रही हैं। सितंबर में उत्तर पश्चिम रेलवे की भी कुछ ट्रेनों में लगाए जाएंगे। रेलवे की प्लानिंग, AC कोच का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। AC कोच के प्लांट में प्लाज्मा एयर स्थायी रूप से लगाई जाएगी, जिससे कोरोना वायरस रहित कोचों में AC वेंटिलेशन हो सके। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां AC कोच से जुड़ी हुई है ये खबर। रेलवे ने तैयार किए हैं 3rd AC के नए कोच और अब 72 के बजाय 83 सीट होंगी कोच में। दिव्यांग फ्रेंडली होंगी ट्रेन में, टॉयलेट और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार हो रही है। क्या विपक्ष में राहुल जगा पाएंगे विश्वास? संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल की मीटिंग्स के मायने, तो क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे? संसद में मानसून सत्र के दौरान राहुल की मीटिंग्स के मायने बहुत निकलते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति को वो धार दे रहे हैं और ऐसा कर राहुल विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। इधर पवार ममता की सक्रियता ने कांग्रेस थिंक टैंक को चिंतित कर दिया है। वहीं सदन के अंदर और बाहर DMK TMC नेताओं की ज्यादा चर्चा होती है। वैसे दीदी के दिल्ली प्रवास से ही कांग्रेस की नींद खुली और राहुल अब सक्रिय हो गए। लेकिन 13 अगस्त को जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो क्या ममता की तर्ज पर राहुल भी राज्यों की यात्रा कर विपक्षी नेताओं से मिलेंगे और आगामी 5 राज्यों के रिजल्ट विपक्ष की एकता का भविष्य तय कर सकेंगे? तो ये देखना होगा, क्योंकि अब जो जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, वो चुनाव ये तय करेंगे कि विपक्ष कितना मजबूत है। क्योंकि अब जो राहुल है वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष है उसको एक किया जाए, संगठित किया जाए। तो क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे? और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से राहुल जो है ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं विपक्षी दलों को, जिस तरह से मीटिंग करते हैं, साइकिल पर संसद में आते हैं, तमाम चीजें, कोशिश विपक्ष में एक चेहरा बनने की कि वो जो है वो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। देखिए मेघा, राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे हैं और सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन हम भूले नहीं होंगे कि सक्रियता उन्होंने बार बार पहले दिखाई और मीडिया में इस तरह के पोज हुआ कि अब राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं, अब राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं। आपको ध्यान होगा 20 दिसंबर 2017 में यहाँ पर उपाध्यक्ष, जयपुर में ही वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। तब लगा था कि उन्होंने पूरी कमान कांग्रेस की संभाल ली है। फिर उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला, लेकिन सवाल ये है कि ये गुडविल जेस्चर है और अपना नेता बनने का वो एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं, संसद में सक्रिय हो रहे हैं या ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित कर रहे हैं, सब नेता भी उनके सामने पास में आ रहे हैं। लेकिन उनको फिर भी अभी 24/7 पॉलिटिशियन के नाते ये दिखाना होगा कि वे रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, वे जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। ये दिखाने के लिए उन्हें अभी भी संसद में अच्छा हो कि वो नेता का पद संभालें और रेगुलर काम करें। थोड़े दिन में हो सकता है कि वो फिर कहीं विदेश यात्रा पे चले जाएं, तो उससे नहीं होगा।
और सवाल ये होगा कि यदि विपक्ष लेकिन एकजुट अभी होता है देखिए तो आशुतोष उसका जी, जिस तरह से संसद चल रही है उसमें तमाम वो कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए, लेकिन जब ये सत्र खत्म हो जाएगा, मानसून सत्र खत्म होगा, तब उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये तो है। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि संयुक्त विपक्ष होता है तो उसका नेता कौन बनेगा। देखिए कांग्रेस जो है वो 200 सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी से सीधा मुकाबला रहता है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, इन 200 सीटों पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस संयुक्त विपक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। अन्य राज्यों में तो यदि राहुल गांधी को नेता बनना है और संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनना है तो उन्हें जो एक चर्चा चल रही है और पीके भी इसको लेकर के सक्रिय हैं, तो उन्हें उन राज्यों में अपना दावा छोड़ना होगा। वो कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो वहां पर तीसरी चौथी पार्टी के रूप में अपने आप को स्वीकार करेंगे। और इन 200 सीटों पर यदि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं और रेगुलर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस की कमान संभालते हैं या संसद में नेता का पद संभालते हैं, तभी ये माना जाएगा कि वो सक्रिय हैं। तो ये आगे आने वाले समय में जब सत्र समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये कितनी सक्रियता इनकी सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती। जी, और देखिए क्योंकि आशुतोष जी एक कोशिश राहुल की तरफ से, क्योंकि लगातार जिस तरह से मीटिंग भी बुलाते हैं, बैठक भी करते हैं, साइकिल लेकर आगे चलते भी हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, क्या ये जो कोशिश है सर्वमान्य नेता बनने की सभी विपक्ष जो है उसमें, क्या उनकी ये कोशिश सफल हो पाएगी? सफल होना या नहीं होना ये आने वाले समय पर डिपेंड करेगा कि संसद का सत्र अभी खत्म हो जाएगा 15 अगस्त से पहले, उसके बाद क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। राज्यों में ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है, उसमें राजस्थान कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और पार्टी के आंतरिक मामले सुलझाने में राहुल गांधी किस तरह से मैनेज करते हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि राहुल सर्वमान्य नेता हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी जुड़ने के लिए हमसे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का कड़ा रुख। बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा, आपका तरीका ठीक नहीं, सदन की गरिमा बनाए रखें, आपका तरीका बिल्कुल गलत। बिरला ने ये कहा है, सदन की मर्यादा तोड़ने और आसन के अपमान का प्रयास नहीं करें। ओम बिरला का ये कहना, उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। तो ओम बिरला सदन के अध्यक्ष, जिनका ये कहना, क्योंकि लगातार जो लोकसभा है वो स्थगित हो रही है, राज्यसभा स्थगित हो रही है, लेकिन जिस तरह से मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं उसको लेकर अब ये बयान आया है। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का ये कड़ा रुख नजर आया है। हालांकि इससे पहले भी उनका कड़ा रुख दिखाई दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये नजर आया है। बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा कि आपका तरीका ठीक नहीं है, सदन की गरिमा बनाए रखें, आपका तरीका बिल्कुल गलत है, सदन की मर्यादा तोड़ने और आसन के अपमान का प्रयास नहीं करें। ओम बिरला का ये कहना कि आसन का अपमान करने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रयास ना करें, साथ ही साथ सदन की मर्यादा भी ना तोड़ें। उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, ये गलत तरीका है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे जब से ये सदन चलना शुरू हुआ है तब से ही लोकसभा में किस तरह हंगामा नजर आया, कहीं पेपर फाड़ते हुए नजर आए, और इसी को लेकर ओम बिरला ने हिदायत भी दी थी। और उसके बाद एक बार फिर से आज उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है, ये गलत तरीका है, आप सदन का अपमान कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।